हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो अपनों का ख्याल रखते रहें और अपनों के साथ साथ अपने इस परिवार का, शिक्षा एम्पायर परिवार का भी ख्याल रखते रहें। ठीक है, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, मित्रों तक फैलाओ, उनको बताओ कि क्लासेज यहाँ चल रही हैं। ठीक है, जो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, पर्सनैलिटी का चैप्टर हमने शुरू किया था, पर्सनैलिटी का टॉपिक हमने शुरू किया था, उसी के आज हम पर्सनैलिटी के थ्योरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले थ्योरी लेंगे अपनी। बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है जिसको कहा गया है साइको एनालिटिकल थ्योरी या साइको एनालिसिस थ्योरी। किसने दी है? सिगमंड फ्रायड साहब ने दी है। ठीक है, जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस ज़रूर देखते रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज अपनी। और थोड़ा सा सहारा चाहिए यार तुम्हारा। कितना सहारा चाहिए कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। वो आए या ना आए वो उनके ऊपर है। तुम्हारा इतना सा सहारा चाहिए, इतनी तुम्हारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। ठीक है, अभी मैं कह रहा हूँ, शुरू में कह रहा हूँ, बीच में मैं नहीं कहता, क्योंकि पढ़ाते हुए ये कहना उचित भी नहीं होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज अपनी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत प्रैक्टिकल थ्योरी है, अच्छी थ्योरी है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो ये देखो, ये हमारे सिगमंड फ्रायड साहब हैं। सिगमंड फ्रायड साहब हैं, कितने एटीट्यूड में खड़े हैं। और ये क्या है, जिन्होंने इसी तरह से, जिस तरह से इनकी ये पिक्चर है, उसी तरह से, उसी अंदाज में ये थ्योरी दी है। बहुत अच्छी थ्योरी है। ठीक है, आगे देखें, इनका नाम है सिगमंड फ्रायड और ये हमारा नाम है सीडीपी बाई अली सर। ठीक है, सीडीपी बाई अली सर। कभी भी तुम्हें कुछ सर्च करना हो, कोई क्लास देखनी हो, तो सीडीपी बाई अली सर डालें, हिंदी बाई अली सर डालें, क्योंकि हिंदी और सीडीपी दोनों सब्जेक्ट मैं ही कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है हमारी? अगली स्लाइड है, तो अगली स्लाइड हमारी आती है, इसमें है साइको एनालिटिकल थ्योरी, जिसको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा गया है। और ये किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड साहब ने। इट इज आल्सो नोन एज साइको एनालिसिस थ्योरी। इसको साइको एनालिसिस थ्योरी भी कहा जाता है। साइको को तोड़ो, देखो साइको का क्या मतलब होता है? साइको का होता है मनो। क्या होता है? मनो। और एनालिसिस का होता है विश्लेषण। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है साइको एनालिसिस को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या कहा गया है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा गया है। और इस थ्योरी में इन्होंने बहुत ही अपनी मतलब पर्सनैलिटी के बारे में जो ये थ्योरी दी है, उसमें एक चीज़ बेस में रखी है जिसको कहा जाता है लिबिडो। लिबिडो कहा जाता है, और इसका क्या अर्थ होता है? काम इच्छा। काम इच्छा को इन्होंने बहुत महत्व दिया है। मतलब पूरी जिंदगी में जो भी कुछ हम करते हैं, जहां हम जाते हैं, जो सोचते हैं, कोई भी काम करते हैं, उस सभी का केंद्र क्या बताया है? लिबिडो को बताया है, काम इच्छा को बता दिया है। ठीक है, मतलब हमारी पूरी जिंदगी लिबिडो पर आधारित कर दी गई है। किसके द्वारा? फ्रायड साहब के द्वारा। और इन्होंने हमारा जो मतलब मानव मस्तिष्क है, माइंड जो है, उसको आइसबर्ग के समान बता दिया गया है। आइसबर्ग में उन्होंने तुलना की है। आइसबर्ग जानते हो? आइसबर्ग होता है बर्फ का टीला। अभी मैं दिखाऊंगा आगे तुम्हें। बर्फ का टीला होता है, और उसको उसके समान ही इन्होंने बता दिया गया है। किसको बताया है? हमारा जो मस्तिष्क है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या बताया उसके बारे में। देखें, देखो आगे है हमारी ये जो इसमें जो पिक्चर लगी है, यही है आइसबर्ग। इसी के समान हमारे मस्तिष्क को इन्होंने बता दिया है। जैसे कि ये ऊपरी जो भाग है, पानी से ऊपर जो उठा हुआ भाग है, ये वाला, ये पानी से ऊपर जो उठा हुआ भाग है, ये कौन सा है? जो आइसबर्ग है उसकी चोटी है, उसका टॉप है ये। बाकी कहाँ है? बाकी नीचे है। बाकी कहाँ है? ये इतना बड़ा वाला जो है नीचे है। आइसबर्ग क्या होता है? समुद्र में पानी के ऊपर बहुत थोड़ा सा होता है, और उससे कहीं ज्यादा, मतलब बहुत छोटा सा भाग ही ऊपर होता है, बाकी सब नीचे होता है, जैसा तुम्हें दिख रहा होगा। और जो ऊपर निकला हुआ है, ऊपर जो है, इसकी भी परछाई तुम्हें दिखती होगी। यहाँ पानी के ऊपर परछाई है, हल्की सी परछाई होती है, इसको भी कुछ कहा है। ये भी क्या है? देखो इन्होंने तीन चीजें बताई हैं। क्या बताई हैं? कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड को बताया है चेतन मन। क्या बताया है? चेतन मन। और सब कॉन्शियस माइंड को बताया है अर्ध चेतन मन।
क्या बताया है? अर्धचेतन मन, याद रखना इनको। और अनकॉन्शियस माइंड को बताया है अचेतन मन। क्या बताया है? अचेतन मन। ठीक है, तो अनकॉन्शियस, जो कॉन्शियस माइंड है यानी कि चेतन मन जो है हमारा, जो ऊपर भाग है, इसको बताया है, इसको यही बताया है। ठीक है, इसको चेतन मन बताया है। और जो परछाई है, परछाई को अर्धचेतन मन बताया है। और जो नीचे वाला भाग है, नीचे वाला भाग अचेतन मन बताया है। ठीक है, अचेतन मन बताया है। और उसके साथ साथ जो ये चेतन मन है, चेतन मन को कहा क्या है? चेतन मन जो होता है हमारा, मतलब उस समय जब हमारा मस्तिष्क पूरे होशो हवास में काम करता है। होशो हवास मतलब जब मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे करना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या गलत है, क्या सही है। अभी मैं तुम्हें यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो इस टाइम मेरा चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। मुझे यहाँ पता है क्या मुझे बोलना है, क्या मुझे यहाँ पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, सब कुछ मुझे इस टाइम पता है। तो क्या है मेरा यहाँ? चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है। ठीक है, और जो चेतन मन होता है हमारा, जो होशो हवास में काम करने वाला जो मन होता है, उसी की परछाई होती है सब कॉन्शियस माइंड, जिसको कहा गया है अर्धचेतन मन, जिसको 2% बताया है। ये 100% का सिर्फ 2% होता है। क्या होता है ये अर्धचेतन मन हमारा? वो होता है जब हम किसी चीज़ को डीप में सोचते हैं या गहराई में सोचते हैं, तो वो चीज़ें हमारी अर्धचेतन मन में सेव हो जाती हैं, सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं। जैसे कि जैसे मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में हम बहुत ध्यान लगाते हैं, बहुत डीप में सोचते हैं, अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए सोचते हैं गहराई में, तो उससे क्या हमारा मस्तिष्क साफ होता है, अच्छा होता है, तेज होता है। और वो चीज़ क्यों तेज होता है? वो चीज़ हमारी सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है। जितना हम गहराई में जाते रहेंगे मेडिटेशन के समय, उतनी ही चीज़ें हमारे सब कॉन्शियस माइंड में सेव होती रहती हैं। और जब हम एकांत में होते हैं, बाद में जब कभी भी हम एकांत में होते हैं, तो वो चीज़ें हमारे रिकॉल होती रहती हैं, हमारे मस्तिष्क को पिंच करती रहती हैं कि ये अभी तुम्हें ये करना है। ठीक है, उसी तरह से कभी भी कोई गलत काम करते हैं, उसको डीप में सोचते हैं। अगर कोई गलत काम हमने किया, उसको डीप में सोचा, तो वो भी हमारे सब कॉन्शियस माइंड में यानी अर्धचेतन मन में सेव हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि गलत कामों से बचते रहो, गलत कामों से बचते रहो। बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो हम तुम देखते हैं, वो क्या है, सब उस टाइम पर जब हम उन चीज़ों को देखते हैं तो हम बहुत डीप में सोचते हैं, और वो चीज़ें हमारे सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं। और वो बाद में जब हम एकांत में कभी होते हैं, तो वो बाद में हमारे माइंड को पिंच करती रहती हैं या रिकॉल होती रहती हैं, तो उससे हमें दिक्कत भी होती है, दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है, और हमारा माइंड डिस्टर्ब भी होता है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी डीप में सोचना, तो अच्छी चीज़ों के लिए सोचना। जैसे कि मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन क्यों क्या कहा जाता है? इसीलिए मेडिटेशन करने को कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में आता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में वे सभी चीज़ें होती हैं जो दिखाई तो नहीं देती, वे सब चीज़ होती है जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उनको उपयोग में ले लिया जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम के समय हमारा अचेतन मन होता है, बहुत सी चीज़ें हम पढ़ के जाते हैं, बहुत सी चीज़ें याद करके जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम से कुछ देर पहले क्या लगता है हमें कि यार मैं इतना पढ़ कर आया हूँ, मेरे कुछ भी ध्यान नहीं है, सब कुछ मैं भूल चुका हूँ, ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ मैं भूल गया हूँ। लेकिन भूलते नहीं हैं। जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं, पेपर में जब हमने क्वेश्चन देखा, रहे ये क्वेश्चन है, उस टाइम मैंने पढ़ा था, ये क्वेश्चन है, उस टाइम मैंने पढ़ा था, और इसका आंसर ये है। क्वेश्चन देखते ही हमें सब कुछ याद आ जाता है। तो आवश्यकता अब क्या पड़ी हमें? आवश्यकता पड़ी हमें एग्जाम हॉल में एग्जाम पेपर देख के, क्वेश्चन देख के, तो वहाँ आवश्यकता पड़ी और हमें चीज़ें उपयोग में आ गई कि हमने वहाँ पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो ये इन्होंने डिफरेंस बताया है, जिसको अचेतन मन को 90% बताया है, सब कॉन्शियस माइंड को 2% बताया है, और जो कॉन्शियस माइंड है उसको 8% बताया गया। तो यहीं से तुम्हारे कई क्वेश्चन बन जाते हैं, यहीं से तुम्हारे कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि साइको एनालिटिकल थ्योरी दी किसने? सिगमंड फ्रायड ने। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी कि यह दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सिगमंड फ्रायड ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो किसका किया है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का किया है। ठीक है, और उसके बाद में पूछ सकता है कि चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन में किसने डिवाइड किया है हमारे मन को? सिगमंड फ्रायड ने।
किसने बर्फ के टीले के समान हमारे मन को बता दिया गया है, तो किसके द्वारा, फ्रायड के द्वारा, ठीक है। और 8% किसको बताया है, 2% किसको बताया है, 90% किसको बताया है। मतलब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिससे इस थ्योरी से क्वेश्चन न लिया जाता हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी इनको मैं स्लाइड में दिखा रहा हूँ, मैंने तुम्हें समझा तो दिया है इन सभी के बारे में मैंने तुम्हें समझा दिया, लेकिन अभी स्लाइड में भी है ये सब कुछ, ठीक है। आगे देखते हैं, स्लाइड में देखते हैं क्या है। देखो स्लाइड में भी है ये सब कुछ लिखा हुआ, स्लाइड में देखो। जैसे कि कॉन्शियस माइंड है हमारा, इसको कहा गया है चेतन मन। क्या कहा गया है, चेतन मन। इसको चेतन मन कहा है। क्या है, द कॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द थिंग्स अबाउट आर करंटली अवेयर ऑफ द थिंकिंग अबाउट, ठीक है। चेतन मन में वे सभी चीज शामिल होती हैं जिनके बारे में आप वर्तमान में सोच रहे हैं। अपने और अपने आसपास की दुनिया में आपकी जागरूकता आपकी चेतना का हिस्सा है। जागरूकता का मतलब क्या है, जो मैंने बताया था कि जब हमारा पूरा होशो हवास में माइंड काम करता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगला क्या है। अब देखो क्या है यहाँ, सबकॉन्शियस माइंड। क्या है, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, द हिडन पार्ट ऑफ योर माइंड दैट कैन अफेक्ट इट। नहीं 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 नहीं, ये क्या है, सबकॉन्शियस नहीं है, ये अनकॉन्शियस है। यहाँ गलती से लिखा गया है शायद, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ कर लो अनकॉन्शियस कर लो, इसको क्या कर लोगे, अनकॉन्शियस कर लेना, ठीक है। यहाँ अनकॉन्शियस कर लेना, यानी कि ये सबको अर्धचेतन नहीं है, ये अचेतन मन है। क्या है, ये अचेतन मन है, ये अचेतन मन है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है देखो, द हिडन पार्ट ऑफ योर माइंड दैट कैन अफेक्ट द वे दैट यू बिहेव विदाउट यू रियलाइजिंग, ठीक है। इसमें क्या है, मतलब जो वर्तमान में आपके दिमाग का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर आसानी से ध्यान में ले लिया जाता है, ठीक है। वही सब इसमें कहा गया है जो मैंने अभी समझाया था पीछे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो इसको सबको नोट करते रहना, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से लिखे हुआ है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है लिखा हुआ, अगली नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ देखो अनकॉन्शियस लिख गया है, यहाँ अनकॉन्शियस नहीं होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ सबकॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी जो हमारी नीचे जो लिखी गई है, जो हमारा नीचे थ्योरी लिखी हुई है, वो क्या है, वो हमारी सबकॉन्शियस की है। किसकी है, सबकॉन्शियस माइंड की, जिसको कहा गया है अर्धचेतन मन। क्या, अर्धचेतन मन, अर्धचेतन मन कहा गया है। क्या है, यहाँ भी चेंज कर लो इसको, यहाँ क्या है, अर्धचेतन कर लेना इसको। तो अर्धचेतन मन में ऐसी प्रतिक्रियाएं होती हैं जो स्वचालित रूप से अपने आप चलती हैं और आत्मनिरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं होती, यानी कि खुद का निरीक्षण वो करती नहीं है। उनको क्या है, वो ऐसी सेव हो जाती हैं जो बाद में हमें पिंच करती रहती हैं, ठीक है। वो हमें डिस्टर्ब करती रहती है बाद में। अगर बुरी चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गई तो वो हमें बार बार डिस्टर्ब करती रहती हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं मेडिटेशन ज़्यादा करो और अच्छी चीज़ों के लिए ध्यान लगाओ, अपने गोल के लिए ध्यान लगाओ, अपने गोल के लिए ज़्यादा, जो तुम्हारा गोल है, जो एम है, जो लक्ष्य तुमने बनाया हुआ है, उसके लिए ज़्यादा डीप में सोचो। क्यों, अगर वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गया तो समझ लो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया, क्योंकि वो बार बार तुम्हें पिंच करता रहेगा, रिकॉल दिलाता रहेगा, ठीक है। उपलब्ध नहीं होती और इनमें विचार, प्रतिक्रियाएं, स्मृति, रुचि, प्रेरणाएं शामिल होती हैं। सब क्या है, रुचि, ये सब शामिल होती हैं हमारी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो अब आता है देखो हमारा लिबिडो। इसके बारे में जो मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि फ्रायड साहब ने पर्सनैलिटी के बारे में जो सब कुछ बेस में रखा है, वो क्या है, लिबिडो को रखा है। लिबिडो मतलब उसको एक ऐसी चीज बता दिया है फ्रायड साहब ने कि जो भी काम हम करते हैं, यानी कि हमारी पूरी जिंदगी इसी के ऊपर टिकी हुई है। किसके ऊपर, लिबिडो के ऊपर, काम इच्छा के ऊपर हमारी पूरी जिंदगी टिकी हुई है। क्या हम सोचते हैं, क्या हम करते हैं, कहाँ हम जाते हैं, कैसा हम खेलते कूदते, मतलब हर चीज जो भी कुछ करते हैं हम, वो क्या है, काम इच्छा उस पर आधारित रहती है। जैसी हमारी काम इच्छा होगी, जैसा लिबिडो होगा, उसी तरह से हम सोचते हैं, ठीक है।
वही बताया, देखो क्या बताया इसने। इसके अंदर क्या है, लिबिडो इज ए पार्ट ऑफ इड एंड इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑल बिहेवियर। कह दिया ना यहाँ देखो, इड यानी कि इड का पार्ट है। अभी इड भी तुम्हें समझ में आएगा, इड होता है इदम, यानी कि बस इतना समझ लो तुम, जिद्दी। इड का मतलब होता है जिद्दी, ठीक है, इतना समझ लो, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। जिद्दी समझ लो बस यहाँ पर फिलहाल। इड एंड इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑल बिहेवियर, यानी कि जितना भी हमारा व्यवहार है, हमारा व्यवहार, संपूर्ण जीवन का जितना भी हमारा व्यवहार है, वो सब यानी कि उस सभी का जो ड्राइविंग फोर्स है, जिसको चालित चलाता है, जिसको भी चलाता है, वो क्या चलाता है, लिबिडो चलाता है। हमारे पूरे व्यवहार को कौन कंट्रोल करता है, लिबिडो करता है। किसने कह दिया है, फ्रेड साहब ने कह दिया है, ठीक है। मतलब सहज, देखो यहाँ है सहज शारीरिक या मानसिक ऊर्जा या यौन आग्रह साथ में और सभी रचनात्मक मानव गतिविधियों के साथ जुड़ी है। यानी कि यौन आग्रह जो भी होता है, ठीक है, सभी, ये भी मतलब बेस तो इसी को बताया है, काम इच्छा को। काम मतलब समझते हो, देखो जो ये काम है ना, इसको कहते हैं ये, ठीक है, इसका ये मतलब होता है काम इच्छा, लिबिडो काम इच्छा। और काम को क्या कहते हैं, ये कार्य, वर्क वाला काम नहीं है यहाँ पर, यहाँ वर्क वाला काम नहीं है, ये वाला वर्क नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। तो यही कहा गया है, यौन आग्रह साथ में और सभी रचनात्मक जितने भी जो हमारे क्रिएटिव मानव गतिविधियां होती हैं, जो सब हैं, वो क्या है, हमारे लिबिडो से ही जुड़ी है। आगे देखते हैं। इतना मतलब इतना कुछ इन्होंने लिबिडो को बता दिया है, हर एक चीज लिबिडो के ऊपर आधारित कर दी है। इन्हीं के जो शिष्य हैं वो इनको क्रिटिसाइज करते हैं, आगे चल के इनकी आलोचना करते हैं कि हर एक चीज काम इच्छा पर ही डिपेंड नहीं होती है। फ्रेड साहब इन्हीं के शिष्य हैं, कौन, कार्ल युंग ने, इन्होंने ये बहुत अच्छे से समझाया है कि काम इच्छा हर चीज को ड्राइव नहीं कर सकती। तो यहाँ जो शिष्य इन्हीं के स्टूडेंट हैं वो, लेकिन इस चीज पे उन्होंने काट की है इनकी, किसकी, फ्रेड साहब की, कि हर एक चीज को काम इच्छा पर या सेक्स के ऊपर नहीं डिपेंड किया जा सकता। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखो अगली स्लाइड क्या हमारी, अगली स्लाइड में आता हमारा इड आता है, ईगो आता है और सुपर ईगो आता है। क्या आता है, सुपर ईगो। अब ये क्या क्या है, अभी तुम फिलहाल इन दोनों, इसको जो ये ईगो वाला पोर्शन है इसको छोड़ो और इसको देखो, इसको और सुपर ईगो को, इनको समझते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं। ये जो इड है, इदम वाला, ये एक जिद्दी तरह के लोग होते हैं, जिद बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, जिद करते हैं, हर तरह की जिद करते हैं। इनको जैसे कि छोटा बच्चा होता है वो जिद करता है कि मतलब उसको ये नहीं पता कि पापा के पास पैसे हैं या नहीं है, उसको जिद करनी है कि मुझे खिलौना चाहिए, कैसे चाहिए ये नहीं पता, बस मुझे खिलौना चाहिए। मम्मा के साथ में मार्केट में अगर वो घूम रहा है, उसको कोई चीज़ ऐसी दिख गई जिसको वो लेना चाहे, तो वो वहीं लेटने लगेगा, मुझे तो चाहिए चाहिए। उसको ये नहीं पता कि मुझे कोई देख रहा है या मतलब मम्मा दिलाना चाहती भी है या नहीं, ठीक है, बस उसको चाहिए, वो जिद करता है कि हाँ मैं अब लेके ही मानूंगा, वहीं लेट जाएगा, सवाब पर लेट जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं सुपर ईगो। सुपर ईगो मतलब मोरालिटी होता है, ये नैतिकता की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। मतलब ये ऐसे प्राणी होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव वाले, एकदम शांत स्वभाव वाले लोग होते हैं। मतलब इनके साथ अगर कोई घटना घटित भी हो जाए तो ये किसी को दोष नहीं देते और ये कहते हैं कि हो सकता है इसमें गॉड की कुछ भलाई हो, ईश्वर मेरे साथ कुछ अच्छा करना चाहता हो, तभी ये मेरे साथ हुआ है, ठीक है। तो ये इस प्राणी के लोग होते हैं। और जो बचे हैं हमारे ये बीच वाले, अभी इनको समझते हैं, ठीक है, ये वाले, ये क्या है, सामान्य तो लोग यही होते हैं, सामान्यतः लोग यही होते हैं, जैसे कि सभी हैं, ये कम होते हैं, ये भी बहुत कम होते हैं, सामान्यतः ज़्यादातर यही लोग होते हैं। मतलब क्या है, ये उस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अगर काम निकालना है तो साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, मुझे ये काम करना है तो करना है, मतलब ये काम निकालना है, किसी से निकालना है, वक्त पड़ने पर
गधे को भी बाप बना लेने वाले प्रवृत्ति ये लोग होते हैं। ईगो मतलब ईगो सामने आती है कि अरे यार अब मुझे ये काम करना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, मीठे बोल बोलने पड़े या साम दाम दंड भेद कुछ भी मुझे अपनाना पड़े, अब उससे ये काम कराना है तो कराना है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत अच्छे से समझ गए होगे। आगे देखते हैं क्या है। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ से शुरू होता है हमारा साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, मनोलैंगिक विकास। मनोलैंगिक विकास, तो मनोलैंगिक विकास की सिगमंड फ्रायड ने कुछ अवस्थाएं बताई हैं कि कैसे कैसे हमारा मनोलैंगिक विकास होता है, किस एज में क्या होता है, ये सब बताया गया है। पहली जो स्टेज बताई है, पहली स्टेज है ओरल स्टेज, जिसको मुखावस्था कहा गया है। ये होती है हमारी जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक। और एनल स्टेज जिसको गुदावस्था कहा गया है, ये होती है हमारी 1 से 3 वर्ष तक। और फैलिक स्टेज लिंग प्रधान अवस्था, ये होती है हमारी, ये कितनी होती है 3 से 6 वर्ष तक, ये 3 से 6 वर्ष तक होती है। और लेटेंसी स्टेज जिसको अव्यक्त अवस्था कहा गया है, ये होती है 6 से 12 वर्ष तक। और जो हमारी जेनिटल स्टेज है, ये होती है 12 से प्लस वाली अवस्था। ठीक है, अभी इसको एक एक करके आगे देखते हैं, डिटेल में देखेंगे एक एक करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पहली स्टेज क्या थी हमारी, ओरल अवस्था यानी कि मुखावस्था जिसको कहा गया था। इसके बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं जरा। देखो ये क्या है, बर्थ टू 1 ईयर, जन्म से 1 साल तक की ये अवस्था होती है। और इसमें कहा गया है इड यानी कि इदम, इड प्रेजेंट बाई बर्थ, यानी कि इदम जो होता है, जो जिद्दीपना होता है, वो जन्म से ही होता है, जन्म से ही होता है। ये जिद्दीपना जो हमें बताया गया था, अभी पीछे हमने पढ़ा था ना कि जिद्दी बहुत होते हैं। अब देखो ये जो बच्चा दिख रहा है ना तुम्हें, ये बहुत ही जिद्दी है, ये बहुत ही जिद्दी है। क्यूट स्माइल है, ठीक है, समझ सकते हो तुम, कितना प्यारा लग रहा है। ओहो, ये 2 दांत इसके दिख रहे हैं यहाँ पर, अच्छा है। ठीक, मतलब ये बहुत जिद्दी है, ये बहुत जिद्दी है। इड प्रेजेंट बाय बर्थ, जन्म से ही जिद्दीपना हमारे अंदर होता है सभी में। जिसमें जिद्दी यानी कि जिसके अंदर इड होती है, वो क्या है, बचपन से ही होती है। यहाँ यही कहा गया है कि इड प्रेजेंट बाय बर्थ। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरी अवस्था क्या है हमारी। दूसरी अवस्था है हमारी कौन सी है, एनल स्टेज। दूसरी हमारी एनल स्टेज यानी कि गुदावस्था जिसको कहा गया है, गुदावस्था। और ये कौन सी कितनी है, ये होती है हमारी 1 साल से पहले। कौन सी थी, जो मुखावस्था थी, जिसको जन्म से 1 वर्ष तक माना गया था। और अब कौन सी है, गुदावस्था, ये है हमारी 1 से 3 वर्ष तक। कौन सी, 1 से 3 वर्ष तक। इसमें क्या है, ईगो डेवलप्ड होने लगता है, ईगो डेवलप्ड होने लगता है इसमें। जो हमारा बीच वाला जो भाग था ईगो वाला, इसी अवस्था में 3 साल तक की अवस्था में डेवलप होने लगता है। हो जाता नहीं है, होने लगता है। ठीक है, होने लगता है। उसके बाद में जो मोस्ट पॉइंट है, यहीं से जो सवाल आता है, ये वाला, ये मोस्ट पॉइंट है इस अवस्था का। क्या, टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है इस अवस्था में। टॉयलेट ट्रेनिंग, ये देखो मम्मा इसको टॉयलेट ट्रेनिंग दे रही है ना कि कैसे करना है बेटा, शरारतें नहीं करनी होती हैं, ठीक है, ऐसे करना होता है। टॉयलेट ट्रेनिंग यहाँ दी जा रही है इसको। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सी अवस्था है हमारी। तो अगली जो हमारी जो अवस्था है, वो है हमारी फैलिक स्टेज, जिसको कहा गया है लिंग प्रधान अवस्था। क्या कहा गया है, लिंग प्रधान अवस्था कहा गया है। इस पूरी थ्योरी की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट थ्योरी, जो मोस्ट स्टेज है, मोस्ट थ्योरी तो खैर पूरी है, लेकिन इसके अंदर जो मोस्ट स्टेज है वो यही है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, देखो 3 से 6 वर्ष की ये स्टेज है, ठीक है। सुपर ईगो डेवलप्ड होने लगता है इसमें, सुपर ईगो डेवलप होने लगता है, यानी कि नैतिकता, जो चरम सीमा वाली नैतिकता होती है, वो यहाँ से डेवलप होने लगती है, विकसित होने लगती है। सबसे मोस्ट पॉइंट ये है ओडिपस एंड इलेक्ट्रा। इसको हिंदी में भी ऐसा ही लिखा जाएगा,
क्या लिखा जाएगा, ओडिपस और इलेक्ट्रा। ये मत सोचना कि इंग्लिश में ही लिखा हुआ है सब कुछ, हिंदी में भी यही लिखा हुआ तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो अब ये है क्या, इलेक्ट्रा और ओडिपस क्या क्या है, ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ तुम्हें पिक्स दिख रही होंगी कुछ, दो फोटो हैं यहाँ। बेटी है यानी कि लड़की अपने पिता से ज़्यादा लगाव रखती है या पिता का लगाव बेटी की तरफ ज़्यादा होता है। और यहाँ दूसरी पिक में है कि बेटा, बेटा यानी कि बॉय, इसका लगाव अपनी माता से होता है, माँ का लगाव अपने बेटे से ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू ये वाला, ये मान के चलो। इनमें कम होता है, बेटी का माँ से और बेटे का पिता से। कभी तुमने देखा भी होगा, अगर कोई लड़का अपने पिता से कोई चीज़ कहे कि पापा मुझे ये चाहिए, तो उनका रिएक्शन कुछ अलग होता है। और यदि उसी चीज़ के लिए लड़की कहे कि पापा मुझे मोबाइल चाहिए, मेरी क्लासेज नहीं हो पा रही हैं, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, मेरी क्लासेज रुक रही हैं, मुझे चाहिए, तो वहाँ रिएक्शन अलग होगा। ठीक है बेटी, अभी दिलवाते हैं, ठीक है। तो वहाँ ये प्रैक्टिकली है, ये देखा भी होगा तुमने, ठीक है। आगे देखते हैं, एक पिक और है, शायद उससे बहुत अच्छे से तुम समझ पाओगे। आगे पिक है एक, देखता हूँ। ये देखो इसमें क्या है, ये है ओडिपस। यानी कि ओडिपस का मतलब होता है जब लड़का यानी कि माता या लड़का अपनी माँ की तरफ आकर्षित या लगाव ज़्यादा होता है। जब लड़के का यानी कि बॉय का अपनी माँ की तरफ लगाव ज़्यादा होता है, इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, तो उसको बोलते हैं ओडिपस बोलते हैं उसको। जब माँ का लगाव अपने बेटे की तरफ होता है, उसको ओडिपस बोलते हैं। और जब लड़की का यानी कि गर्ल का लगाव या अट्रैक्शन अपने पिता की तरफ होता है, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रा, ठीक है। यहाँ दिखाया गया है, देखो यहाँ देखो, ये बेटी किसके साथ खेल रही है, अपने पिता के साथ खेल रही है, ठीक है। पिता की पीठ पर है और बेटा अपनी माता की पीठ पर है, माँ की पीठ पर है, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ दिखाया गया है इलेक्ट्रा और ओडिपस को, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये एक बहुत लंबी कहानी है, ओडिपस क्यों कहते हैं। कभी तुम्हें टाइम मिले तो समझ लेना, अगर मैं तुम्हें यहाँ बताऊंगा तो थोड़ा तुम उसको गलत भी समझ सकते हो, मतलब नहीं भी समझ सकते, लेकिन 1% हो सकता है समझ जाओ। इंटरनेट पर डालना, ओडिपस की पूरी कहानी तुम्हें मिल जाएगी, क्यों ओडिपस कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली स्टेज है हमारी, देखो लेटेंसी स्टेज। कौन सी है, लेटेंसी स्टेज। इसको अव्यक्त अवस्था कहा गया है। ये होती है हमारी 6 से 12 वर्ष तक की। अवॉइडेंस सेक्सुअलिटी, क्या है इसमें, अवॉइडेंस सेक्सुअलिटी यानी कि लिंग भेदभाव जो होता है, लिंग भेदभाव को वो अवॉइड करता है। यानी कि इस उम्र में बच्चा, इस उम्र में जब दोस्त बनाता है, तो वो ये नहीं देखता कि ये लड़का है या लड़की है, उसको दोस्त बनाते हैं। मतलब लड़का लड़की से, लड़की लड़के से, और लड़का लड़का, मतलब दोनों आपस में दोस्ती कर सकते हैं इस अवस्था में। सेक्सुअलिटी अवॉइड करते हैं इस अवस्था में। और इस अवस्था में बिजी इन स्कूल एक्टिविटी एंड प्ले गेम्स। इस अवस्था में बच्चा स्कूल की एक्टिविटी में और जो हमारे खेल होते हैं उनमें भी ज़्यादा बिजी रहता है। खेलना बहुत पसंद करता है गिरोह के साथ, अकेला नहीं, गिरोह के साथ। इसीलिए इस अवस्था को गिरोह अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। और बिजी रहता है स्कूल एक्टिविटी में, जो गतिविधियां होती हैं का स्कूल की, उसमें भी बिजी रहता है, बहुत ज़्यादा बिजी रहता है इस उम्र में बच्चा, ठीक है। देखा भी होगा तुमने, कुछ तुम्हारे घर में बच्चे होंगे, मतलब यार देखो, सीडीपी अगर तुम पढ़ रहे हो ना, सीडीपी अगर पढ़ रहे हो, तो सीडीपी में प्रैक्टिकली देखो तो तुम्हारे घर में कितने बच्चे हैं और वो बच्चा किस उम्र में है और उस उम्र में क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, और उस एक्टिविटी को फिर रिलेट करके देखो इन थ्योरीज से कि पियाजे ने क्या कहा है इसको, इस अवस्था को, और फ्रायड ने क्या कहा है, वाइगोत्स्की ने क्या कहा है। मतलब इन सभी को रिलेट करोगे तो सीडीपी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। मतलब हमारी जो हमारा सामान्यतः जीवन है उसी से रिलेटेड है।
अपने जीवन से जोड़ के देखो इसको सीडीपी को या जो पेडागोजी है इसको एक सब्जेक्ट ना मानते हुए अपना वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए चलो इसको। मतलब खुद पे भी देख लो कि मैं कैसा था, मतलब जब मैं उस अवस्था में था तो मैं क्या करता था और पियाजे ने उसको क्या कहा है, फ्रेड ने क्या कहा है। ये सब चीज़ें बहुत आसानी से तुम्हें सीडीपी पढ़ने में मज़ा भी आने लगेगा, वो बहुत आसानी से समझ भी आने लगेगी। ठीक है, जब तक तुम अपने वास्तविक जीवन से इसको नहीं जोड़ोगे तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ बाउंस जा रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, देखो हमारी लास्ट स्टेज है, ये कौन सी है, जेनिटल स्टेज, जननेंद्रिय अवस्था। ये 12 से प्लस की होती है, ये 12 से मृत्यु तक की जितनी भी है उसको काउंट किया गया है, 12 से ऊपर वाली सारी अवस्था जितनी भी है। ठीक है, इसमें क्या है, सेक्सुअल इंटरेस्ट इन ऑपोजिट सेक्स, समझ रहे हो ना, भिन्न लिंग में लैंगिक रुचि आने लगती है इस अवस्था में। ठीक है, यही कहा है, जो काम इच्छा है, हमारी काम इच्छा यहाँ से डेवलप हो जाती है, और काम इच्छा ही सब कुछ इसीलिए बताया गया है यहाँ कि इस अवस्था में 12 से जब प्लस में होता है बच्चा तो वो दूसरे लिंग में एक लैंगिक रुचि यानी कि सेक्सुअल इंटरेस्ट रखने लगता है, सेक्सुअल इंटरेस्ट रखने लगता है भिन्न लिंग में इस अवस्था से। ठीक है, तो इस अवस्था में, इससे पहले की अवस्था जो थी वो सेक्सुअलिटी को अवॉइड कर रही थी, इससे पहले की जो अवस्था थी वो सेक्सुअलिटी को अवॉइड कर रही थी, यानी कि दोस्त बना रहे थे, लेकिन इस अवस्था में दोस्त नहीं बनाते, सेक्सुअल इंटरेस्ट आने लगता है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो वो दोस्ती खत्म करके सेक्सुअल इंटरेस्ट यानी कि लैंगिक रुचि उसकी विकसित होने लगती है। तो ये हमारी लास्ट अवस्था थी, और इसी के साथ में हमारी ये थ्योरी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से तुम्हारे समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है तुम्हें बहुत अच्छे से समझाने की। ठीक है, तो तुम्हारे समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा, ये मेरी उम्मीद है, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। और मेहनत करते रहो, ज़्यादा समय हमारे पास नहीं बचा है, मेहनत करते रहो, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, बहुत तल्लीनता से के साथ में तुम्हें चीज़ों को समझते हुए चलना है। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास यहीं रखते हैं, यहीं तक छोड़ते हैं, और अगले सेशन में हम इससे आगे देखेंगे। तो तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर।